हेलो सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर सॉल्यूशन। पेपर सॉल्यूशन कौन सा बेटा, जो कि बेटा आपका 17 दिसंबर 2023 को आपके फाउंडेशन का अकाउंट्स एंड कॉस्ट का जो पेपर हुआ था अकाउंटिंग का बेटा 70 मार्क्स के लिए कंप्लीट पेपर आज की क्लास में अपन सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास को देखकर बेटा आप ये एवरेज लगा सकते हैं कि सर में से कितने क्वेश्चन राइट थे और कितने क्वेश्चन रॉन्ग थे। तो बेटा आज ही स्टार्ट करते हैं अपन। पेपर कौन सा स्टार्ट कर रहे थे, अकाउंट्स का अपन पहले सोल्व कर रहे हैं, उस जो 70 मार्क्स के लिए था। उसके बाद आपकी जो 30 मार्क्स की कॉस्ट अकाउंटिंग थी, कॉस्ट अकाउंटिंग आपके साथ एंड के साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो करें स्टार्ट आज ही बेटा। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 ने बोला बेटा goods bought for rupees 32,000 passed through sales day book will be resulting कि बोला कि साथ 32,000 रुपीज के हमने गुड्स परचेज किए थे। और गुड्स बेटा आपने अगर परचेज किए हैं, गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज को डेबिट करना चाहिए था। परचेज क्या होना चाहिए था, यहाँ पर डेबिट होना चाहिए था। यानी कि सर यहाँ पर परचेज परचेज क्या होना चाहिए था बेटा, डेबिट होना चाहिए था। बट आपने इसको कहां रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स डे बुक में। अच्छा सर क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है बेटा, क्वेश्चन है आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। कहां से क्वेश्चन बना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। क्वेश्चन ने कहा कि सर हमने 32,000 रुपीज के गुड्स परचेज किए, अब इनको अपन को परचेज डेबिट करना चाहिए था। बट परचेज डेबिट नहीं किया, इन्होंने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, इनको सेल्स में लिख दिया। और सेल्स बेटा क्रेडिट होती है। अब बेटा अगर इसको सेल्स में लिख दिया तो फाइनली इसका इफेक्ट क्या हुआ, हमारी सेल्स इंक्रीज हो गई होगी। भाई जो चीज आपको डेबिट में लिखनी चाहिए थी परचेज में, आपने वहां नहीं लिखा, आपने कहा लिखा है इसको सेल्स बुक में, यानी कि क्रेडिट कर दिया। और बेटा सेल्स में लिखने से आपकी सेल्स इंक्रीज होगी और सेल्स इंक्रीज होने से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। सेल्स इंक्रीज होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा। और ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, ऑप्शन में सर्च करते हैं, आ जाइए। फर्स्ट बोला बेटा नो इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, कि सर इससे ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेकंड बोला डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं सर डिक्रीज तो नहीं होगा। डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट पे तो इफेक्ट ही नहीं आएगा। इफेक्ट किस पे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर डी बेटा आपका बिल्कुल राइट था, इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। क्लियर है? चलिए सर क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स असेट्स आर रिकॉर्डेड इन, बोला कि साहब आप जो आपके फिक्स असेट्स है ऑन क्रेडिट, अगर आपको फिक्स असेट्स परचेज करते हैं तो आप इसको रिकॉर्ड कहां पे करोगे बेटा। थ्योरी क्वेश्चन है, बेसिक अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, कहां रिकॉर्ड करते हैं आप इसको, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होने वाला है। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। किसकी बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है, एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर व्हेन, कि आपका कोई एक्सपेंस है, आपका एक्सपेंस कैपिटल नेचर कब होता है। तो बेटा मैंने आपको बताया था इट रेफर टू दोज एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज कंज्यूम्ड मोर देन 1 ईयर। ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। इट रेफर टू दोज एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज कंज्यूम्ड लेस देन 1 ईयर। ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से कम के लिए मिलता है उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है बेटा द रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट फॉर द परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। आप मुझे बताएं, आपने फिक्स असेट्स परचेज किए और फिक्स असेट्स में क्या आती है, आपकी लैंड आ गई, बिल्डिंग आ गई, मशीनरी आ गई। और बेटा लैंड बिल्डिंग मशीनरी क्या आप मोर देन 1 ईयर के लिए परचेज करते हैं, लेस देन 1 ईयर के लिए। आप मुझे बताएं, आपने अगर कोई लैंड परचेज किया, क्या आपका पर्पज ये होता है कि आफ्टर 6 मंथ में इसे सेल कर दूंगा, आफ्टर 9 मंथ में इसे सेल कर दूंगा? नहीं सर, अगर हमने कोई लैंड परचेज किए तो हमारा पर्पज ये होता है कि इसका जो मुझे यूज करना है मोर देन 1 ईयर के लिए करना है। और मैंने आपको जो रेवेन्यू एक्सपेंस है और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तरीका और बताया था, जिसका अमाउंट बिग होता है वो क्या होता है, कैपिटल, और जिसका अमाउंट स्मॉल होता है वो क्या होता है, रेवेन्यू। अगर आपने कोई फिक्स असेट परचेज किया तो अमाउंट बिग होगा, स्मॉल बिग अमाउंट होगा। तो आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 52 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 53 में ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए सर
क्वेश्चन नंबर बेटा 54, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है आपको? बोला अकॉर्डिंग डज नॉट रिकॉर्ड, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ, ये बोला कि सब अकाउंटिंग में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, हमने एक चैप्टर पढ़ा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वर्जन, पढ़ा था क्या? चले साहब, जो बच्चों ने मेरे साथ अकाउंटिंग पढ़ी है उनको मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया था, थ्योरी चैप्टर। चले साहब, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ, बोले अकाउंटिंग में हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? किस में? एक तो अक्रूअल कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं आएगा। गोइंग कंसेंट कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था कि सर हमारा बिजनेस जो है फोर्सेबल टाइम पीरियड तक चलता रहेगा, हमारा इंटेंशन कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हमारा बिजनेस क्लोज हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में अपन ने पढ़ा था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में बेटा मैंने आपको बताया था कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और पूरी अकाउंटेंसी में ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जो ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी में होते हैं केवल उन्हीं को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर है क्या? तो आपके लिए बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है द बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, द बुक वैल्यू ऑफ असेट्स वाज फॉर ₹1,45,800। किस तरह आपकी कोई असेट्स है उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 1,45,800। क्लियर है? आफ्टर चार्जिंग 3 ईयर डेप्रिसिएशन। ओके बेटा, ये जो 1,45,800 जो आपके असेट्स की वैल्यू है आफ्टर चार्जिंग 3 ईयर डेप्रिसिएशन है, यानी कि 1,45,800 जो आपकी वैल्यू है इसमें आपने ऑलरेडी 3 ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है। क्लियर है सर? आगे बोला एट द 10%, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया बेटा आपने? 10%। ठीक है, पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। बेटा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो मेथड अपन ने पढ़े थे, वैसे तो लिस्ट मैंने आपको पूरी बताई थी, लेकिन मैंने आपको कहा था आपके सिलेबस में दो ही है, एक तो एसएलएम और दूसरा था आपके डब्ल्यूडीवी बोले तो रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, What was the original cost of the machine? बेटा क्या पूछा आपसे? कॉस्ट ऑफ मशीन कि आफ्टर 3 ईयर इसकी वैल्यू कितनी है? 1,45,800। तो फर्स्ट ईयर में इसकी वैल्यू क्या रही होगी? इधर आओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखना इधर देखो, इसकी वैल्यू अभी निकालते हैं। 3 ईयर है अपने, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। देन थर्ड ईयर की बात कर रहा हूं कि सर थर्ड ईयर में हमारी मशीन की वैल्यू है 1,45,800। इस 1,45,800 एक मिनट, 1,45,800 पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10%। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया? 10%। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो 1,45,800 है क्या ये 90% के बराबर है या नहीं है? क्योंकि सर ये 100% होता, बट इस पर डेप्रिसिएशन 10% हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी? 1,45,800 डिवाइडेड बाय कितना परसेंट है? 90%। तो बेटा इसकी वैल्यू हो गई 1,62,000। डन। तो सेकेंड ईयर में क्या रहा होगा? 1,62,000 किसके बराबर होगा? 90% के बराबर। तो मैं डिवाइड करता हूं 1,62,000 डिवाइडेड बाय 90%, तो इसकी वैल्यू आ रही है सर 1,80,000। तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ होगा? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 90%। तो मेरा आंसर जो आ रहा है बेटा 1,80,000 डिवाइडेड बाय 90%, तो मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है बेटा कॉस्ट ऑफ मशीन जो मेरी आ रही है 2 लाख आ रही है। और अगर आपका भी आंसर बेटा 2 लाख आया है तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 55 में आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? चलिए सर, इसके बाद बेटा अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। किसकी बात करने जा रहे हैं अपन? क्वेश्चन नंबर 56। सुनिए क्या बोलता है, बोला विच वन इज रॉन्ग इन तीनों चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना है और इसमें बताना है कि इसमें से रॉन्ग कौन सा। राइट नहीं पूछा, क्या पूछा है? रॉन्ग, कि इसमें से गलत कौन सा है। सुने क्या बोला है, बोला डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवन। हमारा प्यारा गोल्डन रूल जो कि 11th क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल राइट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है बेटा डेबिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट
और एक्सपेंस एंड लॉसेस होता है बेटा, इनकम नहीं होती, यानी कि हमारा बिल्कुल रॉन्ग है। हमसे यही तो पूछा कि इनमें से रॉन्ग कौन सा है, तो इनमें से जो आपका रॉन्ग आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपके यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए सर क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है विच, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, कि इनमें से अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स। अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है बेटा, ये साइकिल अपने 11th क्लास में भी चलाई थी, अपने डीके गोयल में चल रही थी वो साइकिल, पता है आपको। और ये साइकिल हमने हमारे सीएमएफ फाउंडेशन बैच में भी चलाई थी, और मुझे अच्छे से पता है बेटा इस साइकिल पर आप भी घूमे हो। कैसे चलती है साइकिल सर, सबसे पहले हम बनाते हैं जनरल, क्या बनाते हैं जनरल, जनरल के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं इसको लेजर में, कहा रिकॉर्ड करते हो लेजर में, और सॉरी एक मिनट बेटा, एक मिनट, और लेजर के बाद फिर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बनाते हैं क्या क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, सबसे पहले लेजर, लेजर से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, तो इसका बेटा आंसर बिल्कुल राइट होने वाला आपका डी आंसर आपका बिल्कुल इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 का आपका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, और क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है बेटा आपको, बोला परचेज प्राइस ऑफ मशीन, एक मशीन है बेटा, इसकी परचेज प्राइस कितनी है, हाईलाइटर यूज करता हूं, परचेज प्राइस ऑफ ए मशीन ऑफ ₹8,90,000, एक मशीन बेटा आपने परचेज की है और इसकी प्राइस कितनी है, 1,90,000, 8,90,000 रुपए की आपने एक मशीन परचेज की है। क्लियर है? फ्राइट एंड कार्टेज ऑफ ₹7,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹30,000, इंश्योरेंस चार्जेस बेटा आपका 20,000, एस्टिमेटेड यूजेबल लाइफ आपकी 5 ईयर विच इज द नॉन एजुअल वैल्यू, कैलकुलेट, गुड, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन, ये सब सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन क्या होगा, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम मेथड से बेटा डेप्रिसिएशन के दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिले, डब्ल्यूडीबी का भी आपको क्वेश्चन मिल गया, स्ट्रेट लाइन मेथड का भी आपको क्वेश्चन मिल गया, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो मुझे एक चीज बताओ, जब अपने डेप्रिसिएशन चैप्टर स्टार्ट किया था, डेप्रिसिएशन चैप्टर अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बेटा न्यू अगर आप कोई भी असेट्स परचेज करते हो, असेट्स को परचेज करने के साथ में आपने जितने भी एक्सपेंस पे किए हैं सारे आपके असेट्स के कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं, बट सर इंश्योरेंस चार्जेस, कौन सा बोला, इंश्योरेंस चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस को इसमें ऐड नहीं करते हैं, इंश्योरेंस चार्जेस इसमें नहीं आता है। आज ये बेटा सॉल्यूशन कैसे बनेगा, देखो आपकी मशीन की कॉस्ट कितनी, 8,90,000, मेरे साथ आप कैलकुलेटर में ऐड करेंगे, मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, मशीन की कॉस्ट है सर 8,90,000, ओके, प्लस फ्राइट एंड कार्टेज पे किया सर 7,000 ऐड कर देंगे, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस 30,000 ऐड कर देंगे, ये लो सर, तो आपका जो टोटल कॉस्ट आ रही है मशीन की वो कितनी आ रही है, 9,27,000। बेटा आपको एक फॉर्मूला याद है ईयरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, दो फॉर्मूला बताया था, एक तो ईयरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। और बेटा ईयरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेट लाइफ, बताए, ठीक है सर। तो आपकी कॉस्ट कितनी है, 9,27,000 आपकी कॉस्ट हो गई, डिवाइड कर देंगे आप, इसमें डिवाइड कर देंगे इसकी लाइफ से, और इसकी यूजुअल लाइफ जो है बेटा वो दी हुई है आपको 5 ईयर, कितनी लाइफ गिवन है आपको, 5 ईयर। इसको सोल्व करते हैं तो आपका आंसर 9,27,000 डिवाइडेड बाई 5, तो सर हमारा आंसर हमारे पास आ रहा है 1,85,400, क्या आंसर आ रहा है, 1,85,400। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? चलिए सर क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला है, बोला बैंक हैज डायरेक्टली पेड 2,250, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, कि बेटा आपका जो बैंक है उसने डायरेक्टली पे कर दिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद द पासबुक ओवरड्राफ्ट। आपको क्या बोला कि आपका जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है इसको जो आपको स्टार्ट करना है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में अगर आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन हो तो पासबुक पे पहुंचना होता है, और पासबुक का बैलेंस अगर आपको गिवन हो तो कैश बुक पे पूछना पड़ता है। इसमें बेटा कई सारे आइटम अपन ऐड करते हैं, कई सारे आइटम अपन लेस करते हैं, बट मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया था, उसी के साथ मैं डिस्कस करता हूं। सामने देखना एक बार, आ जाइए,
इसको एक बार मैं हटा देता हूं, यहां मैं सॉल्यूशन करता हूं। देखो मैं, ये बेटा मेरी पासबुक, ये मेरी कैश बुक। अच्छा मुझे एक चीज बता दो, हम बीआरएस प्रिपेयर क्यों करते हैं? अरे भाई बीआरएस प्रिपेयर क्यों करते हैं सर? पासबुक का पासबुक से बैलेंस मैच करने के लिए और कैश बुक का पासबुक से बैलेंस मैच करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? बीआरएस प्रिपेयर करते हैं। एग्री करते हो मेरी बात? यानी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसका रीजन में बताया था, बट अभी टाइम का शॉर्टेज है, मैं इतना डिटेल नहीं जाऊंगा। क्लियर है? तो सुनिए बेटा, जो मेरी पासबुक है यहाँ मेरे पास पड़ा है 1000, तो कैश बुक में मेरे पास कितना पड़ा है? 1000। और मैंने आपको बताया था बेटा, अगर क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट का बैलेंस गिवन है तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर बैंक के लायबिलिटीज है, यानी कि बैंक आपसे क्या मांगता है? पैसा मांगता है। यानी कि मैं एक बार के लिए मान लेता हूं मेरा बैलेंस कितना है? 1000 रुपीज, यानी कि बैंक अभी मेरे से कितना मांगता है? 1000, 1000 रुपए बैंक मेरे से मांगता है, क्योंकि ये क्या है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। क्लियर है? या आपको चीज क्लियर हो रही है कि बैंक अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इससे कस्टमर पे क्या आ जाती है? लायबिलिटीज आ जाती है। यानी कि जो 1000 मेरे पासबुक, 1000 जो मेरे कैश बुक में पड़े हैं बेटा, पासबुक में पड़े हैं, सॉरी उल्टा लिख दिया बेटा मैंने, एक बार रुको, एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको थोड़ा इधर ऐसा करते हैं, एक मिनट। ये मेरी कैश बुक है और ये मेरी पासबुक है, ठीक है। अब जो पासबुक मैंने 1000 रुपीज पड़े हैं, इसका मतलब ये कि बैंक मेरे से कितने मांगता है? 1000। उसके बाद बैंक डायरेक्टली पेड 2250 फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बोले बैंक को मैंने बोल रखा था कि मेरे कहने से आप मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर देना। अब बेटा बैंक मेरे से पहले कितना मांगता है? 1000। बैंक ने मेरे कहने से 2250 का एक पेमेंट और कर दिया। अब बैंक मेरे से कितने मांगेगा बताओ? तो सर अब बैंक मेरे से मांगेगा तो 1000 प्लस 2250, तो मेरे पास आ रहा है बेटा 3250। और इसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, तो कैश बुक का बैलेंस अभी भी कितना दिखा रहा है बेटा? 1000 दिखा रहा है। आप मुझे बताओ इस 3250 को 1000 बनाने के लिए क्या करूं? सर इसमें से लेस कर दो आप, कितना? 2250। 2250 अगर मैं लेस कर दूंगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे। और मेरा टारगेट ये बीआरएस क्यों बनाते हैं? कैश बुक का पासबुक से बैलेंस मैच करने के लिए। क्लियर है? तो इसके लिए बेटा आपके लिए देखो क्या बोला, 2250 विल बी एडेड इन द पासबुक। क्या इसको पासबुक में ऐड करना है? क्या नहीं, लेस करना है सर। 4500 विल बी एडेड टू पासबुक ओवरड्राफ्ट। रॉन्ग आंसर। आंसर नंबर सी बोल रहा है बेटा 2250 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम पासबुक ओवरड्राफ्ट। इधर देखो, ये मेरी पासबुक है, ये मेरा ओवरड्राफ्ट है, इससे क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे। कितना? 2250। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 59 में ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या होने वाला है? राइट होने वाला है। क्लियर है क्या? चलिए सर, इसके बाद आपके बेटा क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है? बोल रहा है आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 60 बोला है गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम नील। कि साहब हमारे जो 20,000 रुपीज के गुड्स जो है डिस्ट्रॉय हो गए, यानी कि हमारे गुड्स मतलब खराब हो गए, जल गए, कुछ हो गए, एक एक्सीडेंट की वजह से हमारे कितने के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए? 20,000 के। और हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने जो हमें क्लेम पास किया वो नील किया है, हमारी इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कुछ भी नहीं दिया। और बेटा मैंने आपको इंश्योरेंस क्लेम में मैंने आपको बताया था कि अगर इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको कोई भी क्लेम पास नहीं करती, इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको क्लेम नील देती है, कोई क्लेम का पैसा आपको नहीं मिलता है, तो इसकी कोई भी जनरल एंट्री पास, इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। तो इसके लिए बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होने वाला है। नो एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर। पढ़ा था क्या? चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 बोला है on receipt of goods the consignee that which debits which of these accounts। बोला on receipt of goods the consignee debits which of these account। वाह कितना प्यारा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 61 कितना प्यारा क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ कंसाइनर अगर कंसाइनी को कोई भी गुड्स सेंड करता है, कंसाइनर कंसाइनी को अगर कोई भी गुड्स सेंड करता है, तो आप मुझे बताओ एंट्री क्या पास करता है? कंसाइनर क्या एंट्री पास करता है बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। लेकिन क्या कंसाइनी इसकी कोई एंट्री करता है क्या? कंसाइनर
कंसाइनर एंट्री करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्या लेकिन कंसाइन इसकी कोई एंट्री करता है क्या? नहीं सर, कंसाइन इसकी कोई भी एंट्री नहीं करता है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा बेटा, आंसर नो एंट्री, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या होने वाला है? राइट होने वाला है। क्लियर है क्या? चल सर, क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला? एक्स सेंड आउट ऑफ गुड्स टू वाई, यानी कि एक्स ने बेटा गुड्स सेंड किए किसको? वाई को, कॉस्टिंग और ₹2,50,000, यानी कि एक्स ने वाई को गुड्स ट्रांसफर किए कितने के? 2,50,000 के। गुड्स आर टू बी सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, मतलब गुड्स जो इन्होंने सेंड किए हैं वो आपकी जो कॉस्ट है उसमें 25% प्रॉफिट ऐड करके सेंड किए। ठीक है सर। द कंसाइनर आस्क्ड consignee to pay an advance for an amount equipment to 60% of sales value, यानी कि सेल्स वैल्यू का कितना परसेंट? 60%। वेरी प्यारा और बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। आप मुझे बताओ इसकी कॉस्ट कितनी है? सर इसकी कॉस्ट में लिख देता हूं, इधर आओ। इसकी कॉस्ट है सर 2,50,000। कितनी कॉस्ट है सर? 2,50,000। इसमें ऐड कर देगा प्रॉफिट कितना? 20%। आप मुझे बताओ 2,50,000 2,50,000 का कितना परसेंट बोला? 25%। तो मेरा आ रहा है सर ये 62,500। तो आप मुझे बताओ इसकी सेल वैल्यू क्या आएगी? इसकी सेल वैल्यू आ जाएगी सर, सेलिंग प्राइस बोल दूं, इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी सर 2,50,000, ऐड कर देंगे इसमें 62,500, तो हमारी सेल्स वैल्यू आ रही है सर 3,12,500। डन। जो सेल्स वैल्यू बेटा कितनी आ रही है? 3,12,500। इसका क्या बोला? 60% ऑफ सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू का कितना परसेंट? 60%। मेरी सेल्स वैल्यू कितनी आ रही है? 3,12,500। इसका 60% अगर मैं निकालता हूं तो इसका 60% आ रहा है बेटा 1,87,500। किसका? इसका 60%। किसका? 3,12,500 का 60% आ रहा है बेटा 1,87,500। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होने वाला है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाएंगे। बोला जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ, बोले साहब जॉइंट वेंचर का नेचर, वेरी इजी क्वेश्चन, नॉमिनल अकाउंट आएगा। आंसर नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है बेटा? 64 एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ एन एंडोर्स्ड बिल व्हिच वन ऑफ दीस अकाउंट्स वुड बी क्रेडिटेड बाय द ड्रॉइंग। ओह क्या क्वेश्चन, मेरी बात सुनो बेटा, मैंने एक बिल ड्रॉ किया, मैंने एक बिल लिखा है आपके नाम। किसके नाम लिखा है? आपके नाम। मैंने एक बिल ड्रॉ किया, तो मैं कौन हो गया? ड्रॉअर। आप कौन हो गए? ड्रॉइंग। लेकिन ये जो बिल मेरे पास पड़ा हुआ था बेटा, आप मुझे बिल का पेमेंट करेंगे, ये बिल मेरे पास पड़ा हुआ था, ये बिल मैंने किसी थर्ड पर्सन को दे दिया, और थर्ड पर्सन को बिल दे दिया तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? एंडोर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंडोर्स। तो इसने पूछा क्या आपसे? इसने पूछा है ऑफ दीज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय द ड्रॉइंग। ड्रॉइंग किसके अकाउंट को क्रेडिट करेगा? आप मुझे बताओ ड्रॉइंग किसके अकाउंट को क्रेडिट? ड्रॉअर के अकाउंट को क्रेडिट करेगा। आंसर नंबर 20 का बिल्कुल क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है क्या? चलेगा। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है? अजय बोला द डेट, क्या हुआ? द डेट रिटर्न ऑफ एलियर ए बेड, एक एलियर मतलब पहले का कोई बेड था, इफ रिकवर्ड सिक्योरली आर, ओहो सुनो इधर समझो, एक बेड डेप्थ था बेटा, आज वो बेड डेप्थ रिकवर हो गया। और बेटा आप मुझे एक चीज बताएं, जब आपने पहले बेड डेप्थ हुआ होगा तो आपने एंट्री क्या पास की होगी? बेड डेप्थ अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्या एंट्री बनाई होगी? बेड डेप्थ अकाउंट डेबिट टू डेटर। लेकिन बेटा आज अगर ये डेटर का पैसा आ जाता है, इस बेड डेप्थ का पैसा आ जाता है, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? क्या एंट्री पास होगी इसकी? एंट्री क्या पास होगी इसके साथ? बेड डेप्थ अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्थ रिकवर। क्या एंट्री पास होगी? बेड डेप्थ अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्थ, सॉरी माय मिस्टेक, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्थ रिकवर। क्या एंट्री पास करोगे आप? कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्थ रिकवर। कैश डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि सर बेड डेप्थ पैसा आ गया, और जब भी पैसा आता है तो कैश को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और बेड डेप्थ रिकवर हुआ। क्लियर है? तो चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है?
क्रेडिटेड टू बेड डेट रिकवर्ड अकाउंट, क्रेडिटेड टू बेड डेट रिकवर्ड अकाउंट। आप मुझे बताएं क्या आंसर लिखूं इसका? सर इसका आंसर बिल्कुल ए राइट होने वाला है, क्रेडिट कर देंगे सर बेड डेट रिकवर को। बेटा जनरल से क्वेश्चन है, बहुत इजी से क्वेश्चन, मक्खन से क्वेश्चन है कि आपको बेड डेट अगर रिकवर हुआ है तो क्या एंट्री बनाएंगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर। क्लियर है? चलिए सर क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, पढ़े। क्वेश्चन नंबर 66 बोला विच इज intend to be used over long term for earning profit therefrom। ओहो, which is intended, बोला मेरी बात सुनो, क्या बोला इसने? लॉन्ग टर्म अर्निंग के लिए, मतलब लंबे समय तक कमाने के लिए, लॉन्ग टर्म अर्निंग के लिए क्या यूज करेंगे? बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और डी बोल रहा है बेटा बोथ, बी एंड सी। डी क्या बोल रहा है बेटा? बोथ बोल रहा है, बी एंड सी। आप मुझे बताओ लॉन्ग टर्म अर्निंग के लिए रेवेन्यू लेंगे या कैपिटल लेंगे आप? लॉन्ग टर्म, लंबे समय के अर्निंग के लिए। बेटा आपने मशीन जो परचेज की है, मानो एक मशीन आपने परचेज की, ये लॉन्ग टर्म अर्निंग के लिए होती है, शॉर्ट टर्म अर्निंग के लिए होती है? सर लॉन्ग टर्म अर्निंग के लिए होती है। और मशीन अगर आपने परचेज की है तो रेवेन्यू या कैपिटल? बोलो रेवेन्यू या कैपिटल? कैपिटल। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? चलिए सर क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो क्या बोल रहा है? व्हेन ओपनिंग स्टॉक आपको बताया बेटा 50,000 रुपीज, क्लोजिंग स्टॉक आपको बताया 40,000 रुपीज, सेल्स आपको बताइए 2,40,000। इफ द प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन कॉस्ट द परचेज विल बी। ओहो, क्या पूछिए बेटा आपसे? परचेज पूछिए। अच्छा परचेज पूछिए तो परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूला में आती है, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें। कैसे निकलेगी? इधर देखो आप मुझे बताया आपकी सेल्स कितनी है? सेल्स गिवन है नहीं, ये लो इधर, सॉरी पेंसिल एक मिनट, आपकी सेल्स कितनी है? सेल्स सर मेरी सेल्स अपने को दी है कितनी कितनी थी? 2,40,000। ये लो सर 2,40,000। इस पे जीपी कितना है सर? जीपी है 20%, तो 2,40,000, 2,40,000 का सर कितना? 20%, तो ये आ रहा है सर 48,000। कितना आ रहा है? 48,000। चलिए ये आपकी सेल्स है। अगर सेल्स में से बेटा मैं प्रॉफिट लेस करता हूं, सेल्स में से अगर मैं प्रॉफिट लेस करता हूं तो क्या मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी? आ जाएगी सर। तो अपन ने लिखा 2,40,000, 2,40,000 माइनस 48,000, तो अपना आ रहा है बेटा 1,92,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ रही है? 1,92,000। आपने को पूछा क्या? परचेज। इधर आओ, आप मुझे बताओ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है। तो सर बेटा ये ऊपर वाला मैं एक बार रफ कर देता हूं, या नीचे लिख देता हूं मैं यहां, या नीचे लिख देता हूं ना। तो आप मुझे बताए परचेज, परचेज का फॉर्मूला बन गया ना, ये देखो क्या होगा? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट। तो COGS कितना आया था बेटा? 1,92,000। ये लो सर 1,92,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना था अपना? क्लोजिंग स्टॉक ये रहा बेटा अपने पास 40,000। ये लो सर ऐड कर देंगे 40,000, और सर इसमें से लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक 50,000। ये लो सर 50,000, ये लो ये लो ये लो 50,000। कैलकुलेट करें आप तो अपने लिखा 1,92,000 प्लस 40,000 माइनस 50,000। एक मिनट दोबारा, 1,92,000 प्लस 40,000 माइनस 50,000। तो इसका जो आंसर आने वाला है बेटा ये आ रहा है अपना 1,82,000। और बेटा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। आई होप आपको समझ में आया हो। क्लियर है? चलिए इसको रफ कर देता अपन आगे के क्वेश्चंस के लिए। चल आगे चल, आगे बोल रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 68। हेलो क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला है? द अकाउंटिंग इक्वेशन
द अकाउंटिंग इक्वेशन असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, बिल्कुल इट इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द, अरे यार बिल्कुल इजी, इधर आओ, आप मुझे बताओ असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, असेट्स इक्वल टू क्या होती है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैसा, ऐसा कौन बोलता है? बोला मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, फुल्ली डिस्क्लोज कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एक्सेप्ट। ऑप्शन नंबर डी ड्यूअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर डी। सबने पढ़ा है तो क्लियर। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी जनरल एंट्री से पहले, जनरल एंट्री पढ़ी थी, जनरल एंट्री के साथ आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाई थी, और अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको बताया था बेटा असेट्स इक्वल टू होती है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। क्लियर है? ऐसा कौन बोलता है? डबल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऐसा बोलता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? चलिए सर क्वेश्चन नंबर 69, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है? बोला व्हेन ए चेक, when a check is received and it has been deposited into the bank at a later date, then on the later date the will be credited। ओहो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। केस क्रेडिट होगा, कितना प्यारा क्वेश्चन है। लेटर ऑन मतलब आपको कोई चेक मिल गया और उसको लेटर ऑन आपने जमा करवाया, बिल्कुल क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी बेटा केस अकाउंट होगा। क्लियर है? कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, बिल्कुल बी आंसर जो है इसमें राइट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 69 में। क्वेश्चन नंबर 70 आज बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा लेने वाले हैं अपन, 70। क्या बोल रहा है? बोला एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है मैं हाईलाइटर यूज करता हूं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ ए क्लब विल बी शो इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इसको कहां शो करेंगे? मेरे को एक चीज बताया कि ये जो सब्सक्रिप्शन होता है बेटा, ये जो इधर लिखता हूं, ये जो सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन क्या, सब्सक्रिप्शन मेरी इनकम होती है क्या? सब्सक्रिप्शन मेरी क्या होती है, इनकम होती है। बट बेटा ये इनकम अगर मेरी आउटस्टैंडिंग है, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो आप मुझे बताओ क्या मेरी असेट्स हो गई क्या? मेरी इस साल की इनकम थी, ये इनकम मुझे रिसीव नहीं हुई, ये आउटस्टैंडिंग है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसको बोलते हैं? इनकम अर्न, सॉरी आउटस्टैंडिंग है क्या, हाँ इनकम है ना, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इसको तो बोलते हैं। तो अब बेटा मेरी क्या बन गई, असेट्स बन गई, क्योंकि इस साल मैंने पैसा कमा लिया बट मुझे रिसीव नहीं हुआ, ये पैसा मुझे रिसीव कब होगा, नेक्स्ट ईयर में, तो ये मेरी क्या बन गई, असेट्स। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बता बेटा, आउटस्टैंडिंग रेंट, और बेटा ये आउटस्टैंडिंग रेंट जो मेरी होती है ये मेरी क्या होती है, लायबिलिटीज होती है, ये मेरी क्या होती है, लायबिलिटीज। आ जाइए ऑप्शन पढ़ते हैं। बोथ ऑन लायबिलिटीज साइड, क्या बैलेंस शीट में आप दोनों को लायबिलिटीज साइड लिखेंगे क्या? नहीं सर। बोथ ऑन असेट साइड ना सर, एक असेट से एक लायबिलिटीज है, दोनों आप असेट साइड में कैसे लिख सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन लायबिलिटीज साइड। बोलो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को लायबिलिटी साइड लिखेंगे क्या? एंड आउटस्टैंडिंग रेंट ऑन असेट साइड, नहीं सर ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन असेट साइड, बिल्कुल राइट, एंड आउटस्टैंडिंग रेंट ऑन लायबिलिटी साइड, दोनों बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी बेटा क्वेश्चन नंबर 70 में ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? चलिए सर क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? बोला सैलरीज हैव बीन शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोले सर सैलरी को शो किया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? और रुपीज कितना, 6 लाख। इट वाज आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये आउटस्टैंडिंग सर बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। और रुपीज 42,000 एंड इन ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर for 3 months the salary paid during the year will be क्या होगी? इधर आओ मेरी बात सुनो, आपने क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इधर आओ इधर आओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया था बेटा एक्सपेंस पेड, इसमें ऐड करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं बेटा, अपन ऐड करते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और बेटा इसमें से लेस करते हैं अपन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो अपने पास क्या आता है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपको क्वेश्चन में बेटा
इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है और एक गिवन है आपको ₹3 लाख। कितना गिवन है आपको? 3 लाख। और आपसे क्या पूछा है कि एक्सपेंस पेड क्या होगा? सैलरी एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस पेड क्या होगा? चलो आप मुझे बताएं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है। देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपको दिया है, देखो बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपको बताया बेटा 42,000, देखो हो गया आपके 42,000 आपके क्या हो गया? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया। आप मुझे बताया आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अभी निकाल लेते हैं, मेरी बात सुनो बेटा। ये जो 3 लाख आप सैलरी, आप जो 3 लाख सैलरी दे रहे हैं, इधर इधर लिख देता हूं मैं, जो 3 लाख सैलरी है बेटा, क्या ये आप मुझे बताइए पर एनम है, पूरे साल की है, तो क्या 12 मंथ की है? क्या सैलरी कितने मंथ की है? 12 मंथ की। तो आप पर मंथ निकाल देंगे आराम से इजी वे में। 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू आ रही है सर 25,000। कितनी आ रही है बेटा? 25,000। अब बेटा 25,000 पर मंथ है, तो कितने मंथ की आउटस्टैंडिंग चल रही है? 6 मंथ की आउटस्टैंडिंग चल रही है। तो हम लिखेंगे 25,000 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ रही है बेटा आपकी 75,000। तो आपकी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना हो गया बेटा? 75,000। आज उसकी इक्वेशन बनाकर इसको बहुत अच्छे से सोल्व कर लेते हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसे होगा इधर देखें आप, देखे साहब यहां तक क्लियर हुआ ना? चले आगे देखो, तो कितना हो गया? 3 लाख प्लस 42,000 माइनस 75,000। ठीक है सर, क्या हो गया हमारा सर? 3,42,000 माइनस हो जाएगा सर 75,000, तो हमारा आंसर आ रहा है सर 2,67,000। सर्च करें 2,67,000। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 71 में ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? चलिए सर क्वेश्चन नंबर 72, 72 क्या बोल रहा है बेटा? बोल रहा है Which of the following item are usually related to NPO organization? इसमें से कौन सा आइटम है जो कि एनपीओ से क्या है? रिलेटेड है। एनपीओ में जो आपने पढ़ा है, इनमें से कौन कौन सा आइटम आपने देखे जो आपने एनपीओ बोले नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ा था? एंडोमेंट पढ़ा था, लेगेसी पढ़ा था, लाइफ मेंबरशिप पढ़ा। ये ट्रांसफर फीस कहां से आ गई सर? ट्रांसफर फीस हमने एनपीओ में कहीं पर भी नहीं दिखी, तो आपकी क्या है? रॉन्ग है। ये बिल्कुल आपकी क्या है? रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। लेकिन एंट्रेंस फीस तो पढ़ा हुआ है सर, एंट्रेंस फीस हमने पढ़ा हुआ है। तो इसके लिए बेटा आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या होने वाला आपका? राइट आंसर होना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 72 में आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है क्या? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर लेते हैं बेटा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला? इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इनकम टैक्स इज ओलो क्या मतलब, क्या क्वेश्चन पूछा है सर? आप मुझे बताएं क्या इनकम टैक्स प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है या नहीं है? इनकम टैक्स सर इनकम पे लगती है, प्रोप्राइटर की इनकम पर अगर कोई टैक्स लग रहा है तो बिजनेस का एक्सपेंस है या प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है? सर ये प्रोप्राइटर का क्या है? पर्सनल एक्सपेंस है। कितना प्यारा इजी सा क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन बोला आपको, बोला इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इनकम टैक्स क्या होता है? पर्सनल एक्सपेंस होता है। ए ऑप्शन बोला डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे? नहीं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम बिजनेस के एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। बी ऑप्शन बोला शो इन द बैलेंस शीट एज ए करंट लायबिलिटी, क्या आप उसको बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में शो करेंगे? सर बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटीज आती है तो एक्सपेंस है। आगे क्या बोला? ट्रीटेड एज ए प्रोप्राइटर पर्सनल एक्सपेंस, ऑप्शन नंबर डी बेटा आपका बिल्कुल क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73 में आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए सर क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 आपको क्या बोला है? Which of the following are included in the trading and P&L profit and loss account? Which of the following are included, मतलब इनमें से कौन इंक्लूडेड होता है इन द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में? तो ऑप्शन नंबर ए आपको क्या बोल रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर ए बोलता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इनकम। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है आपको रेवेन्यू इनकम। ये आपको बोल रहा है कि साहब विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड, एक बार और पढ़ा बेटा, इंक्लूडेड इन द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। बेटा आप मुझे बताओ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट,
ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में क्या इंक्लूड होता है, ये तो पूछा आपसे। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में क्या इंक्लूड होता है, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड इनकम, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आता है, इनकम एंड एक्सपेंस आता है, बट केवल क्या आता है, रेवेन्यू नेचर आता है। इसका फॉर्मेट बना के बेटा मैंने आपको बताया था, पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मैंने फॉर्मेट बनाया था, फिर उसके बाद मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का अलग फॉर्मेट बनाया था, बैलेंस शीट का अलग बनाया था। मैंने आपको बताया था जो रेवेन्यू नेचर का आइटम होते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है, और जो कैपिटल नेचर का आइटम होता है वो बैलेंस शीट में जाता है। बिल्कुल, तो बेटा इसके लिए आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 74 के लिए ऑप्शन नंबर ए बेटा आपको क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रखता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 75 बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज आर प्रिपेयर्ड। ओके, इनकम, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला, ऑन द केस बेसिस, ऑन द एक्चुअल बेसिस। ओके ओके, इसको ऐसा समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में, आप ऐसे समझे, इसको ऐसे समझे, मेरी बात सुनो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है बेटा, एक्चुअल बेसिस होता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, केस बेसिस होता है। बेटा ये मैंने आपको बताया था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। केस बेसिस अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, आपके जितने भी ट्रांजेक्शन है, जिस दिन आपको एक्चुअली केस आपके या तो हाथ में रिसीव हो जाए, जिस दिन आपका केस बिल्कुल आपके हाथ में आ जाए, ये किसी एक्सपेंस के आप पेमेंट कर दो, आपके जेब से केस चला जाए, इसको क्या बोलते हैं, केस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको क्या क्या बोलता है कि जिस दिन आपका एक्सपेंस इनकम अर्न हो जाए, सॉरी इनकम अर्न कर ले या एक्सपेंस इंकर्ड हो जाए, उसी दिन रिकॉर्ड कर देना। केस बेसिस अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन को कब रिकॉर्ड करते हैं, जब एक्चुअल से आपके जैसे केस गया हो या एक्चुअल में आपके केस में जेब में केस आया हो। और बेटा अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में अपन कब रिकॉर्ड करते हैं, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बेटा अपन रिकॉर्ड करते हैं कि जिस दिन आपने इनकम अर्न कर ली उसी दिन आपको रिकॉर्ड कर देना है, केस रिसीव हो चाहे नहीं हो डजंट मैटर, जिस दिन आपने एक्सपेंस इंकर्ड कर दिया उसी दिन आपको रिकॉर्ड कर देना है, चाहे एक्सपेंस पैसा आया हो चाहे नहीं आया, उससे मैटर नहीं करता। तो बेटा इसके लिए आपका क्वेश्चन नंबर 75 के लिए, क्वेश्चन नंबर 75 के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होने वाला है। ऑन द अक्रूवल बेसिस लिखा आपने और ऑन द केस बेसिस, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 75 के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है। और बेटा क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 ने आपको क्या बोला, पढ़ेगा, बोला सर when at the end of the year the entry closing stock account debit with 65,000 and purchase account credit with 65,000 is made in the books, then closing stock will be shown। क्या एंट्री बना दी सर, एंट्री बना दी, देखो मैं लिख के दिखाता हूं आपको, एंट्री बना दी सर, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। ओके, एंट्री क्या बना दी और एंट्री कर दी 65,000 से, कितने से कर दी, 65,000 रुपीज से। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, आप मुझे बताएं एंट्री क्या होनी चाहिए, सर एंट्री होनी चाहिए थी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेनिंग, बट करके क्या बैठे हो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, बोला इज मेड इन द बुक्स देन क्लोजिंग स्टॉक विल बी शो, क्लोजिंग स्टॉक कहां शो होगा, क्या कितना कैसा कैसा क्वेश्चन है बेटा ये। चलो, इन ट्रेडिंग अकाउंट ओनली, इन बैलेंस शीट ओनली, आंसर नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होना चाहिए, ओनली बैलेंस शीट ओनली। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 76। चले सर क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है, आ जाइए। बोला बेटा द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, ओके, ऑफ शंकर स्टोर ऑन 31 मार्च 2023। इधर आ जाइए सर। आपको बोला बेड डेप्थ है बेटा 15,500, डेटर्स बताया सर 3 लाख का, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट आपको बताया ऑन 1 अप्रैल 2022 का 18,000। ठीक है सर, आगे पूछा क्या है, बोला था सरकार द सेकर स्टोर मेक्स ए प्रोविजन फॉर बेड डेट डाउटफुल डेट एट दैट 5%, यानी कि 5% आपको क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना ऑन डेटर्स पर, किस पर, डेटर्स पर। द अमाउंट फॉर सच प्रोविजन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 विल बी। कितना प्यारा क्वेश्चन, इधर आओ, मेरे को एक चीज बताओ, आपके जो डेटर्स है, एक मिनट पेन ले लेता हूं, कितना प्यारा क्वेश्चन, आपके जो डेटर्स है बेटा, डेटर्स कितने के अपने, डेटर्स है सर हमारे 3 लाख के, ठीक है 3 लाख का डेटर है।
इस पे प्रोविजन कितना बनाना है सर, 5% का प्रोविजन बनाना है। तो ये हो गया सर हमारा 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 5%, तो ये मेरा आ रहा है सर 15,000। कितना आ रहा है बेटा, 15। आप मुझे एक चीज बताइए, जो आपका बेड डेप्ट है, बेड डेप्ट, इसमें ऐड करते हैं बेटा अपन न्यू प्रोविजन। इसमें क्या करते हैं, न्यू प्रोविजन ऐड करते हैं, और लेस करते हैं बेटा इसमें ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन को क्या करते हैं, इसमें लेस करते हैं। आप मुझे बताएं आपका न्यू प्रोविजन कितना है। तो सर अपना न्यू प्रोविजन एक 15,000 का तो ये है, और एक पहले से प्रोविजन पड़ा आपके पास 15,500 का, दोनों का टोटल कर देते हैं। तो रहा है सर 15,000 प्लस 15,500, या आ रहा है सर 30,500। ये लो सर, ये कितना आ जाएगा, न्यू प्रोविजन आ गया 30,500। इसमें से लेस कर देंगे बेटा ओल्ड प्रोविजन, और ओल्ड प्रोविजन आपने बना रखा है 1 अप्रैल 2022 को 18,000, इसको लेस कर देंगे, 18,000 को लेस कर देंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 30,500 माइनस 18,000, इसका फाइनल आंसर आएगा बेटा 12,500। 12,500 इनका बिल्कुल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सॉरी आंसर नंबर बी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर नंबर बी आपका क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है बेटा, एक बार कैलकुलेटर इधर, आपको बोल रहा है बेटा बोला परचेज 15,20,000, दूसरा बताया आपको वेजेस एंड सैलरीज बेटा 2,10,000, सेल्स बताइए 21,000 60,000 सॉरी 21,60,000, ओपनिंग स्टॉक बेटा 2,08,000, क्लोजिंग स्टॉक आपको बताया बेटा 2,20,000, ऑडिट फीस आपको बताया 15,000, और ग्रॉस प्रॉफिट आपसे पूछा है बिल बी कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या होगा। बहुत प्यारा ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन बेटा इसमें से सबसे पहले ये ऑडिट फीस है ना, मुझे बहुत गंदा लग रहा है, क्योंकि क्या है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हमारा क्या है इनडायरेक्ट, तो इसको हटाओ पहले, ये हमारा क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब क्वेश्चन को सोल्व करने में क्या आएगा, आपको मजा आने वाला है। आपको प्रॉफिट पूछा है ना बेटा, और प्रॉफिट पूछा है तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है सर, सेल्स माइनस कॉस्ट, यानी कि सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन सर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स तो अपने पास में पड़ी है 21,60,000 की, बट सर अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने पास में नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन पहले निकाल लेते हैं। इधर आइए बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, COGS, नीचे लिख दो, मेरे पास ज्यादा स्पेस कवर हो रहा है नीचे, इधर लिख देते हैं, ये लो। तो अपन ने लिखा बेटा COGS, कॉस्ट ऑफ, दिख रहा है ना बेटा आपको, ये लो एक मिनट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देंगे सर क्लोजिंग स्टॉक। क्या माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। आप मुझे बताएं ओपनिंग स्टॉक कितना है, 2,08,000 प्लस परचेज हमारे पास में 15,20,000, ओके ओके ओके, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस सर अपने पास वेजेस एंड सैलरीज 2,10,000, 2,10,000 रुपए, इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, और मेरा क्लोजिंग स्टॉक है बेटा 2,20,000, राइट। तो मेरा जो COGS आएगी, COGS मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही बेटा कितनी, ये लो कर देते हैं 2,08,000 सॉरी 2,08,000 प्लस 15,20,000 प्लस ये कितना था, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना था बेटा 2,10,000, 2,10,000 माइनस कर देंगे बेटा इसमें से 220, तो ये आ रहा है बेटा 17,18,000, 17,18,000, 17,18,000। अब आप मुझे बताएं, आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या था, प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी कि आप मुझे बताएं जीपी ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है सर। तो जीपी इक्वल टू हो गई, सेल्स अपने को गिवन है बेटा कितनी 21,60,000, 21,60,000 माइनस कर देंगे सर जीपी, जीपी अपने पास कितनी है, सॉरी जीपी तो अपने को निकालना था ना कॉस्ट, सॉरी 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 फॉर्मूला गलत लिख दिया, इसमें से लेस करेंगे सर कॉस्ट, क्या लेस करेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और बेटा अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है 17,18,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका 21,60,000 माइनस कर देंगे सर 17,18,000, तो रुको मिस्टेक कर दिए, एक मिनट,
21,60,000 माइनस कर देंगे 17,18,000, तो ये आंसर आ रहा है सर 4,42,000। तो जीपी इक्वल टू मेरे पास आ रहा है सर 4,42,000, 4,42,000 फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 78 के लिए ऑप्शन नंबर सी बेटा आपका क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 79 के बोला प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज ए, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बेटा मैंने आपको बताया था बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि बेटा ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ना, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि आपने किसको एडवांस में पे कर दिया, प्री का मतलब होता है पहले पे कर दिया, तो ये क्या होता है किसी ना किसी आदमी को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, किसी पर्सन को क्या करता है, प्रेजेंट करता है कि उस पर्सन को, जैसे एक्स को आपने प्रीपेड पे किया है, मतलब पहले से पे किया है, तो इसने एक्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बेटा 79 के लिए आपका क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोला है, ए ट्रायल बैलेंस शो, ट्रायल बैलेंस क्या शो करती है, कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स नहीं, ऑनेस्टी ऑफ अकाउंट्स नो, कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट एज वेल एज ऑनेस्ट नो। ऑप्शन नंबर डी, ए के बच्चा है सर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होने वाला है, ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। बेटा अगर अकाउंट का आपको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता करनी है, मैंने आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि सर ट्रायल बैलेंस जो आप प्रिपेयर करते हैं, अगर ट्रायल बैलेंस का बैलेंस अगर आपका इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये कि आपकी मैथमेटिकल आपने उसमें कोई मिस्टेक नहीं की है, मतलब मैथमेटिकल उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, यानी कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 80 में ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 81 बोला द पर्सन अदर देन द ओरिजिनल क्रेडिटर to whom the amount in the bill is made payable to is known as the of the bill। कितना प्यारा, कितना प्यारा क्वेश्चन है। बोला जो अकाउंट, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपके पास एक बिल पड़ा है, एक बिल पड़ा आपके पास, आप बिल लेकर किसी मतलब ड्रॉई के पास, किसके पास जाएंगे, जो बिल लिखता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉर, जिसके खिलाफ लिखता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉई। जो बिल लेकर ड्रॉई के पास जाएंगे, तो जो ड्रॉई आपको पैसा देगा, आपको क्या बोला जाएगा, होल्डर बोला जाएगा। जिसके हाथ में बिल होता है, मैंने आपको बताया था ऑन द ड्यू डेट, जिसके हाथ में बिल होता है उसी को क्या होता है, बिल की पेमेंट करते हैं। तो इसमें बता ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है, होल्डर। क्लियर है? चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है, बोला सर रिटायरमेंट ऑफ ए बिल, रिटायरमेंट ऑफ ए बिल मींस, मतलब रिटायरमेंट ऑफ ए बिल का मतलब क्या होता है बेटा, रिटायरमेंट ऑफ ए बिल का मतलब क्या होता है, मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। बिल्कुल राइट आंसर है ए ऑप्शन, इसमें क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट होने वाला है। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है बेटा टाइम से पहले बिल का पेमेंट, अगर टाइम से पहले आपने अगर बिल का पेमेंट कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ ए बिल, टाइम से पहले अगर आप बिल का पेमेंट कर देते हैं। राइट? क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है which of these account is not open in the books of consignor। बोला which of these account is not in the books of consignor, कौन सा अकाउंट ओपन नहीं करता है। और ये क्या प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। बोला कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन करता है, कमीशन अकाउंट नहीं साहब, कंसाइनर जो होता है आपका, कंसाइनर कभी भी कमीशन अकाउंट ओपन नहीं करता है, क्योंकि बेटा कमीशन किसको मिलता है, कंसाइनी को मिलता है। तो कमीशन का अकाउंट कौन बनाता है, कंसाइनी बनाता है, कंसाइनर कभी भी कमीशन का अकाउंट नहीं बनाता। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बेटा क्वेश्चन नंबर 83 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? चलिए सर क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहा है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 84 आपको बोल रहा है बेटा द प्रॉफिट, सॉरी हाइलाइटर ले लेते, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो द, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा क्या शो करता है, बोला द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंसर्न फॉर ए पीरियड। बिल्कुल ए ऑप्शन ही राइट है इसमें। तो सर फाइनेंशियल कंसर्न ये तो शो करता है, फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंसर्न, एक बिजनेस की क्या शो करता है, फाइनेंशियल रिजल्ट शो करता है। तो बेटा बिल्कुल ए आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है, ए आंसर 84 के लिए। ठीक है सर क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 85 आपको बोला है which of the following is are prepared by non profit organization। अच्छा
देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करता है, बैलेंस शीट, तीनों प्रिपेयर करता है। अरे ये पूछा है कि नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, एनपीओ जो होता है, वो क्या क्या प्रिपेयर करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करता है, रिसिप्ट एंड अकाउंट प्रिपेयर करता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या होने वाला है? राइट आंसर होना। क्वेश्चन नंबर 85 में ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अकाउंट का पेपर 70 मार्क्स के लिए, कितना मार्क्स बोल रहा हूं? 70 मार्क्स के लिए। थोड़ा जूम करेंगे, ये लो 70 मार्क्स के लिए, 70 मार्क्स के लिए बेटा अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। 17 मार्क्स का कंप्लीट पेपर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। बाकी जो 30 मार्क्स का बेटा कॉस्ट का पेपर आपका बचा हुआ है, कॉस्टिंग का पेपर इनके सर आपके साथ में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। बाकी 70 मार्क्स की बिल्कुल आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारा राइट है, कौन सा क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है। बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक नई क्लास के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए पेपर के साथ। और बाकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इनके सर आपके कॉस्टिंग का पेपर क्या करवाने वाले हैं? सोल्व करवाने वाला है। बेटा जो बच्चे हमारे एमसीसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, महिंद्रा कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को पता है कि यहाँ पर जो अकाउंट्स की क्लास होती है वो मैं लेता हूं, और जो हमारे कॉस्टिंग की क्लास होती है वो हमारे एनके सर हमारी कॉस्टिंग की क्लास लेते हैं। तो बेटा ये जो कॉस्टिंग के जो आपके 15 क्वेश्चन रिमेनिंग बचे हैं, इन 15 क्वेश्चन को एनके सर आपके साथ में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाबा टाटा बाय, गुड बाय। हेलो सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व कर लिया था। अब अपन बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के, जो जितने भी क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन बाकी है उनको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। क्लियर है बच्चों? आ जाइए, आपने 85 तक आपने कंप्लीट कर लिया था, अब 86 पे आ जाइए फटाफट। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला क्वेश्चन है आपके। एक सेकंड, आइए बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि इनडायरेक्ट मटेरियल इज ए पार्ट ऑफ। इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट होता है? तो देखिए मटेरियल कंज्यूम का पार्ट वैसे भी नहीं होता, प्राइम कॉस्ट का वैसे भी नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट के खर्चे जितने होते हैं वो प्राइम कॉस्ट के पार्ट होते हैं। चार्जेबल एक्सपेंसेस का भी ये पार्ट नहीं होता है। तो बोले सर किसका पार्ट होता है? ये पार्ट होता है आपके फिक्स ओवरहेड का। किसका पार्ट होता है? ये फिक्स ओवरहेड का। क्योंकि ओवरहेड में मैंने बताया था कि ओवरहेड का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है बच्चों? आइए क्वेश्चन नंबर 87 पे आइए। अब एक सेकंड, आइए देखिए क्या बोल रहा है 87। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ बोथ प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट का कौन सा पार्ट होता है? तो सबसे पहले देखिए डायरेक्ट मटेरियल सिर्फ प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल भी आपको इसमें, इनडायरेक्ट लेबर भी इसमें चार्ज नहीं करोगे क्योंकि ये प्राइम कॉस्ट में नहीं आती है। डायरेक्ट लेबर जो है वो प्राइम कॉस्ट में भी आती है आपके, और कन्वर्जन कॉस्ट में भी आती है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन जो सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर आपके रहेगा। क्लियर है बच्चों? आइए क्वेश्चन नंबर 88 में सबसे पहले इसने बोला था इन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू। देखो क्लासिफिकेशन फंक्शन के वाइज बोल रहा है ये, तो किसमें? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस में अपन बांटते हैं। तो इसने लेबर का नाम चेंज करके यहाँ पे एम्प्लॉय कर दिया है, तो आप समझ सकते हो। तो इसका ए आंसर जो है वो राइट रहने वाला है। मटेरियल, एम्प्लॉय और एक्सपेंसेस के नाम से आप फंक्शन के वाइज क्या करते हो? कॉस्ट को बांटते हो। क्लियर है? आ जाइए एक सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 89 पे आइए। द मेन पर्पज ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग बताओ क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। मैक्सिमाइज ऑफ प्रॉफिट मेन फंक्शन नहीं होता है, ये मेन पर्पज नहीं होता है। तो क्या होता है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन का पर्पज होता है कि नहीं होता सर? तो बोले सर क्या पर्पज होता है? तो इंफॉर्मेशन देना किसको? मैनेजमेंट को। क्या करेगा मैनेजमेंट? डिसीजन मेकिंग करेगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से अपन ने क्लास में किया था। तो बोले सर इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 90 पे आइए। विच वन इज फॉल्स? कौन सा गलत है? तो सबसे पहले इसने लिखा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज विद इंक्रीज इन आउटपुट। तो देखिए अपोजिट बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो पर यूनिट बढ़ेगी अगर आप आउटपुट बढ़ाओगे। तो नहीं, पर यूनिट थोड़ी बढ़ती है। जैसे फिक्स कॉस्ट 50,000 है वो तो सेम ही रहेगी, लेकिन अगर आप यूनिट बढ़ाओगे तो पर यूनिट ये कम होना शुरू हो जाएगी। क्लियर है ना? तो ये वाला ऑप्शन आपके क्या गलत है? तो फॉल्स। तो इस वजह से 90 का आंसर क्या होगा? आपके ए ऑप्शन आपके 90 का आंसर रहने वाला है। आगे आ जाइए 91 में आइए। स्टेटमेंट शोइंग ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट इज नॉन। देखो कितनी प्रैक्टिस की थी अपन ने कॉस्ट शीट की। कॉस्ट शीट में क्या करते हैं अपन? कॉस्ट को ब्रेकअप करते हैं, अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं। मटेरियल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, ये सारी चीजों में बांटते हैं। तो इस वजह से इसका आंसर क्या रहेगा? कॉस्ट शीट रहेगा। क्लियर है बच्चों? आ जाइए 92 पे आइए। ए कॉस्ट यूनिट इज मेजर ऑफ वर्क आउटपुट इन ए स्टैंडर्ड हार्स। देखिए
कोस्ट यूनिट बोल रहे हैं, कोस्ट यूनिट में एक तरह से एक्सपेंसेस को चार्ज किया जाता है। कोस्ट यूनिट जैसे केजी हो गया, जैसे लीटर हो गया, जैसे यूनिट हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है, कोस्ट यूनिट होती है। तो हार्स तो कहीं था ही नहीं आपके, हार्स के बेसिस पे कभी भी कोस्ट को चार्ज ही नहीं करते हो आप। ने लेबर ये हार्स वाले सारे नहीं हो सकते, तो इसने एक ही दे रखा है, ए यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर असर्टेन। ये जो बी ऑप्शन है इसमें वो बिल्कुल सही आंसर आपके रहने वाला है। क्लियर बच्चों? आज 92 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आइए 93 पे। देखिए 93 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का कितना परचेज किया वो निकालना आपको। वेन रॉ मटेरियल कंज्यूम 53,000 कंज्यूम दे रखा है आपको, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 9,000 का और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 6,000 का। क्लियर है? तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बोले सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर आपको निकालना होता है तो ओपनिंग स्टॉक में प्लस कर दीजिए परचेज को और माइनस क्या कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक को। क्लियर? क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है, बोले सर 53,000। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक भी मेरे को क्या कर रखा है इसने, एक सेकंड, ओपनिंग स्टॉक भी आपको क्या दे रखा है, तो बोले सर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 6,000। अच्छा, परचेज नहीं दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्या बोले सर, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 9,000। कितना दे रखा है, 9,000। अच्छा, 53,000 यहां पे लिख देता हूं 53,000। अब ये 9,000 इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 6,000 इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो कितना हुआ, तो बोले सर 53,000, एक सेकंड, 53,000 माइनस 6,000 प्लस 9,000, कितना आंसर आया, तो बोले सर 56,000। इसका आंसर 56,000, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्लियर है बच्चों? आगे आ जाइए 94 में, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज और आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट। ये तो अपन ने बिल्कुल याद की थी, एक एक चीज याद की थी। देखो, इनकम टैक्स कभी भी कॉस्ट शीट में नहीं आता, आपके कॉस्ट अकाउंट्स में आता ही नहीं है इनकम टैक्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी नहीं आता, बोरोइंग कॉस्ट कभी भी आपकी कॉस्टिंग में चार्ज ही नहीं करते अपन। इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट हो गई, बोरोइंग कॉस्ट, सारी कॉस्ट को क्या नहीं करते हैं, कॉस्ट शीट में अपन लिखते ही नहीं है। कैश डिस्काउंट को भी कभी नहीं लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट को लिखते हैं अपन। तो इस वजह से ये डी ऑप्शन, इसका कौन सा, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है बच्चों? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 95। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ था। देखो क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन ने, बोल रखा है कि आपके डायरेक्ट वेजेस, क्या दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस 2,46,000 है और फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है इसने, कितनी दे रखी है, तो बोले सर फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है 5,60,000। क्लियर है? अच्छा, मेरे को बताएं कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस को जोड़ता हूं तो प्राइम कॉस्ट आ जाती है। क्लियर? अच्छा, मैं यही बोलता हूं, अगर प्राइम कॉस्ट में अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाती है, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड मेरे को दे रखा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3:1 में क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड है। तो मैं बोलता हूं 2,46,000, टोटल कितना है, 2,46,000। 2,46,000 का, एक सेकंड, 2,46,000 इंटू डिवाइड बाय कितना कर दो, 3, तो 82,000 का क्या है आपके फैक्ट्री ओवरहेड। अब मैं बोलता हूं 5,60,000, एक सेकंड, 5,60,000 यानी 4,78,000। इसमें से 2,46,000 क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए, 4,78,000 माइनस 2,46,000, आपके पास आंसर आया 2,32,000। तो आपके ऑप्शन डी में 2,32,000 आंसर दे रखा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चों? आ जाइए आगे, क्वेश्चन नंबर 97, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। बोले डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन को खर्चा करते हैं अपन, कोई डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो डायरेक्टर क्या काम करता है, तो बोले सर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क करता है। तो वो किस में जाएगा, तो बोले सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में चला जाएगा। क्लियर है? आ जाइए आगे आइए। अब देखिए 98 क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, खुद की कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, तो बताओ क्या होती है, ये इंप्लाइड कॉस्ट होती है एक तरह से, इंप्यूटेड कॉस्ट जिसको बोलते हैं अपन वो होती है। लेकिन इसमें नॉशनल कॉस्ट लिखा हुआ है तो इसका आंसर नॉशनल कॉस्ट रहेगा आपको। इंप्यूटेड कॉस्ट को आप नॉशनल कॉस्ट के नाम से भी जानते हो। क्लियर है बच्चों? आ जाइए, देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जब मैंने आप लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे थे उस टाइम मैंने बोला था कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सारे नाम अच्छे से याद कर लेना।
एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा। तो इसने CS9 के बारे में पूछा। CS9 किससे रिलेटेड है? तो बोले सर पैकिंग मटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड CS9। ये CS सारे 24 CS उनको अच्छे से याद करके जाना था, पूरे कंप्लीट अगर याद कर लेते तो एक क्वेश्चन तो कंफर्म इसमें से आना ही था। तो वो आपके CS9 के बारे में बात करता है। तो ये पैकिंग मटेरियल ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड ये आपकी CS दे रखा है। फिर आगे इसने बोला डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नोन एज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किस नाम से जानते हैं? ओवरहेड के नाम से तो जानते नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी नहीं जानते, एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सपेंसेस के नाम से, क्योंकि इसमें दोनों आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में आपके ओवरहेड भी आता है और डायरेक्ट भी आता है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग में भी डायरेक्ट भी आता है और इनडायरेक्ट भी आता है। क्लियर है? तो आप चार्जेबल एक्सपेंसेस के नाम से जानते हो किसको? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बहुत इजी पेपर आया था कॉस्टिंग का। 15 जो क्वेश्चन आए आपके 30 नंबर का जो कंटेंट था बिल्कुल इजी था। मैंने पहले ही क्लास में सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से रिवाइज करवा दिए थे, बहुत अच्छे से आप लोगों को याद करवा दिए थे। क्लियर है बच्चों? तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।